1492 में कोलंबस ने इस नई दुनिया मीनस आज के अमेरिका को डिस्कवर किया, लेकिन अगले 40 साल मीनस 1533 तक इस नई दुनिया की सभी एम्पायर्स खत्म हो चुकी थी। जिस जमीन पर एज़टेक, मायान और इंका एम्पायर के करोड़ों लोग मोहब्बत और शांति के साथ रहते थे, अगले 40 साल बाद उस जमीन पर खून, लाशों के ढेर और बस राख बची थी। स्पेनिश इन्वेडर्स ने इन सभी एम्पायर्स को मिट्टी में मिला दिया था। अब पूरे अमेरिकन कॉन्टिनेंट में बस दो ही किस्म के लोग रहते थे। पहले तो वो जो इन एम्पायर्स से दूर छोटे छोटे ग्रुप्स में रहते थे और उन्हें इन एम्पायर्स के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं थी, क्योंकि उस टाइम पर ना ही कोई ट्रांसपोर्ट था और ना ही कम्युनिकेशन। तो वो दुनिया से अलग और आजाद शांति के साथ इन जंगलों में रहते थे। दुनिया में क्या हो रहा था, अमेरिका में क्या हो रहा था, एज़टेक, मायान और इंका एम्पायर क्या थी, वो कैसे खत्म हुई, ये जो जंगल में छोटे छोटे ग्रुप्स थे, इन्हीं इन एम्पायर्स के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं थी। ना ही ये अमेरिकन एम्पायर्स को जानते थे और ना ही क्रिस्टोफर कोलंबस को। और दूसरे वो लोग थे जो इन हमलों के दौरान एज़टेक, मायान और इंका एम्पायर से बच के भाग गए थे। अब आप इस मैप को देखिए, एज़टेक, मायान और इंका एम्पायर बस इस जमीन पर थी जहां अब स्पेनिश इन्वेडर्स ने कब्जा जमाया था। लेकिन बाकी ये जो भी खाली जमीन थी नॉर्थ और साउथ अमेरिका में, इसमें यही नेटिव अमेरिकन छोटे छोटे ग्रुप्स में रह रहे थे। अब चूंकि इनकी कोई बहुत बड़ी एम्पायर तो थी नहीं, इस वजह से स्पेनिश इन्वेडर्स की नजरों में नहीं आए थे। लेकिन काश ये लोग भी पहले ही मारे जाते, क्योंकि आगे जो इनके साथ होना था वो किसी ने सोचा नहीं था। फिर इन लोगों को मारकर यूरोपियन इन्वेडर्स ने इस पूरे अमेरिका पर कैसे कब्जा किया। और ये जो भी स्पेनिश इन्वेडर्स यहाँ आ रहे थे, ये तो बस किंग या क्वीन की परमिशन पर यहाँ लूटमार करने आते थे। फिर ये अपनी फैमिलीज के साथ यहाँ क्यों और कैसे सेटल हुए, अमेरिका एक इंडिपेंडेंट कंट्री कैसे बना, और जो नेटिव अमेरिकन इनमें से बचे थे वो आज कहाँ और किन हालात में रहते हैं, ये पूरी स्टोरी जानेंगे आज के इस एपिसोड में, हिस्ट्री ऑफ अमेरिका पार्ट 5। हमने इस सीरीज के पहले ही एपिसोड में कहा था कि 1490s के आसपास यूरोप के हालात इतने खराब थे कि ये जो यूरोप के लोग थे ये अपने कॉन्टिनेंट को छोड़कर दूसरी दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहते थे। तो यहाँ पर यूरोपियंस के पास दो रास्ते थे, या तो वो यहाँ एशिया जाते या तो अमेरिका जाते। खैर उस टाइम पर कोई अमेरिका का कंसेप्ट नहीं था, इसको फिर आगे कोलंबस ने डिस्कवर किया। और यहाँ एशिया में भी अगर आते तो हमने उस टाइम पर कहा था कि बीच में यहाँ ऑटोमन एम्पायर पड़ रहा था जो इन यूरोपियंस को एशिया नहीं आने देता था। अब यहाँ पर दूसरा रास्ता था अफ्रीका से नीचे होते हुए इंडिया तक पहुंचना, और ये रास्ता उन्हें पहले से ही पता था। अब क्या होता है कि कोलंबस स्पेन से था और वो वेस्ट की डायरेक्शन में आगे बढ़ते बढ़ते अमेरिका को डिस्कवर कर लेता है। लेकिन यहाँ दूसरा एक्सप्लोरर था पोर्चुगल से, वास्को डी गामा, जिसने इंडिया को डिस्कवर किया था। तो वो जब अफ्रीका के रास्ते से एशिया तक पहुंचा, यहाँ पर एक खतरा बना। यहाँ पर यूरोपियंस के साथ एक बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम सामने आई। प्रॉब्लम ये थी कि ये यूरोपियंस इस पूरी दुनिया को एक्सप्लोर कर रहे थे, लेकिन किस जगह पर किसका कब्जा होगा। कहीं ऐसा न हो कि स्पेन के लोग भी अमेरिका चले जाए, पोर्चुगल के लोग भी अमेरिका चले जाए और वहां पर स्पेन और पोर्चुगल के लोगों के बीच में ही कुछ ऐसा सिविल वॉर छिड़ जाए कि वो वहीं पर लड़ मरे। या ऐसा भी हो सकता था कि स्पेन और पोर्चुगल के इन्वेडर्स इंडिया आते और यहाँ वो आपस में ही रिसोर्सेज के ऊपर लड़ जाते। इस वजह से स्पेन और पुर्तगाल के डिप्लोमेट्स चले जाते हैं रोम पोप के पास। अब ये पोप कौन था? ये एक टाइप का एक सुप्रीम लीडर होता था सभी क्रिश्चियंस का, और इस पोप के पास इतना पावर था कि ये किसी कंट्री के बादशाह तक को डिथ्रोन कर सकता था। अगर उस टाइम पर कंट्रीज के बीच कोई भी इशू होता था तो वो लोग पोप के पास जाते थे सॉल्व करने के लिए। अब क्या होता है कि पुर्तगाल और स्पेन दोनों कंट्रीज के डिप्लोमेट्स चले जाते हैं पोप के पास, और पोप के सामने ये प्रॉब्लम रखते हैं कि हम नई दुनिया को डिस्कवर तो कर लेते हैं, लेकिन किस जगह पर किसका कब्जा होगा, कहीं हमारी आपस में ही लड़ाई ना हो जाए रिसोर्सेज के ऊपर। तो यहाँ पर पोप सीरियसली इस मसले को समझता है और वो अपने सामने दुनिया का मैप रखता है, जो भी उस टाइम पर दुनिया का मैप था। आज के टाइम का एक्यूरेट मैप तो नहीं था, लेकिन जो भी उस टाइम पर था, पोप अपने सामने मैप को रखता है और मैप के बीच में वो एक लाइन ड्रा करता है। आप यहाँ पर मैप में देख सकते हैं, उसने दुनिया को दो हिस्सों में डिवाइड किया। एक तरफ था ईस्ट और दूसरी तरफ था वेस्ट। ईस्ट में आता था एशिया और अफ्रीका, और वेस्ट में आता था नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। इस तरह से पोप ने सभी कॉन्टिनेंट्स को डिवाइड किया। फिर पोप ने कहा कि स्पेन का पहला आदमी कोलंबस गया है अमेरिका में,
इस वजह से अमेरिका में जो भी रिसोर्सेज होंगे, जो भी जमीन होगी, इस सब पर कब्जा होगा स्पेन का। और दूसरी तरफ पोर्चुगल का पहला इन्वेडर पहुंचा है इंडिया, वास्को डी गामा। तो यहाँ पर वेस्ट की साइड में एशिया और अफ्रीका में जो भी रिसोर्सेज होगी, इस सब पर पोर्चुगल की ओनरशिप रहेगी। तो यहाँ पर पोप इस ट्रीटी को लिखता है 1492 में, और इस ट्रीटी का नाम दिया गया ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिल्स। अब हम फास्ट फॉरवर्ड करते हैं 40 साल बाद 1533 में, जब एज़टेक, मायन और इंका एम्पायर खत्म हो चुकी थी और इस पूरी जमीन पर अब कब्जा था स्पेन का। लेकिन यहाँ पर आप खुद मैप में देखिए कि ये कितनी छोटी सी जमीन थी। अभी बाकी की जो इतनी सारी जमीन थी अमेरिका में, ये अभी तक एक्सप्लोर नहीं हुई थी। तो इस खाली जमीन पर फ्रांस और ब्रिटेन की नजर पड़ती है। वो भी लालच में आ गए कि अगर स्पेन और पोर्चुगल के बीच दुनिया डिवाइड हुआ, हम क्यों हाथ पर हाथ धरे बैठेंगे, हम भी तो दुनिया को एक्सप्लोर कर सकते हैं, कब्जा कर सकते हैं। अब होता क्या है कि 1558 में क्वीन एलिजाबेथ इंग्लैंड का तख्त संभालती हैं और उसकी पहली ही नजर थी इस नई दुनिया पर। वो चाहती थी इस नई दुनिया को एक्सप्लोर करना। और वैसे भी इस ट्रीटी को 66 साल हो गए थे, 66 ईयर्स, और ट्रीटी बस स्पेन और पोर्चुगल के बीच में थी। बाकी फ्रांस और इंग्लैंड के बारे में इस ट्रीटी में कुछ नहीं लिखा गया था। दैट मीन्स फ्रांस और इंग्लैंड अगर चाहे तो ये भी इस नई दुनिया को एक्सप्लोर कर सकते हैं, ये भी नई दुनिया से रिसोर्सेज लूट सकते हैं। तो 1558 में क्वीन अपने कुछ फौजियों को भेजती हैं अमेरिका को एक्सप्लोर करने के लिए। लेकिन ये फौजी जैसे ही अमेरिका में पहुंचते हैं, इनको पड़ती है एक जबरदस्त किस्म की मार स्पेनिश फौजियों के हाथों। तो स्पेनिश फौजियों ने कहा कि इतना बड़ा अमेरिका पड़ा हुआ है, आप जाके कहीं और कब्जा कर लो, अब यहाँ क्यों आए साउथ अमेरिका में, यहाँ तो हमारा कब्जा हो चुका है। तो इंग्लैंड की पहली एक्सप्लोरेशन फेल हो गई, लेकिन क्वीन यहाँ पर रुकी नहीं और 2 साल बाद क्वीन ने अपने एक और ग्रुप भेजा। लेकिन इस बार वो नॉर्थ अमेरिका में चले गए, जहाँ पर अभी तक किसी का कब्जा नहीं था। अब होता क्या है कि ये जो क्वीन के कुछ सिपाही थे, इन्होंने एक छोटी सी एरिया पर कब्जा कर भी लिया और ये वहां पर रहने लगे। लेकिन खाना तो चूंकि इनके पास था नहीं, इस वजह से इन्होंने नेटिव अमेरिकन पर हमला करके उनसे खाना छीनना शुरू किया, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कोलंबस के सिपाहियों ने पहली बार किया था। अब होता क्या है कि इस ग्रुप का जो कमांडर था, वो यहाँ पर अपनी फौजियों की एक सोसाइटी बनाकर वापस इंग्लैंड चला जाता है, क्योंकि ऑफिशियली इंग्लैंड का कब्जा इस जगह पर हो चुका था। अब क्या होता है कि 2 साल बाद जब ये कमांडर अपनी बहुत बड़ी फौज के साथ वापस अमेरिका आ जाता है, तो इसका अंदाजा था हमारी पहले से ही यहाँ पर एक कॉलोनी है, एक सेटलमेंट है, हम वहां पर जाके रहेंगे और फिर वहीं से एक्सपेंशन होगा। लेकिन वो जब अपनी कॉलोनी के पास पहुंचता है, वहां पर इंसान नाम की कोई चीज ही नहीं थी। वो सब के सब लोग गायब हो चुके थे। कहाँ गए थे ये अभी तक किसी को पता नहीं। सेम उसी तरह जैसे कोलंबस के साथ हुआ था। कोलंबस जब 2 साल बाद वापस अमेरिका आया था, तो उसके सभी सिपाही मारे जा चुके थे। कोलंबस को उनकी डेड बॉडीज और थोड़ा सा खून मिला था, लेकिन इंग्लैंड का सिपाही जब पहुंचता है तो इसको ना ही कोई डेड बॉडी मिलती है और ना ही कोई खून। तो ये इंसिडेंट यहाँ पर हिस्टोरियंस के लिए आज भी एक पजल है, एक क्वेरी है कि उन सिपाहियों के साथ हुआ क्या। उन्हें आसमान खा गया या जमीन निकल गई, वो नेटिव अमेरिकन के साथ मिल गए या नेटिव्स ने उन्हें मार डाला और मारकर उनकी डेड बॉडीज को गायब किया, इसका अभी तक किसी को पता नहीं। लेकिन ये जो कमांडर था उसे तो सीधा शक हो गया कि मेरे इन सिपाहियों को नेटिव अमेरिकन ने मारा होगा। फिर क्या होना था, वही जो कोलंबस ने किया। जैसे जब कोलंबस के सिपाही मारे गए तो उसने बहुत ही बेरहमी के साथ सभी नेटिव अमेरिकन को मारना शुरू किया। ऐसा ही अब इंग्लैंड के सिपाही ने भी करना शुरू किया, ये भी बहुत ही बेरहमी से इन नेटिव अमेरिकन को मारने लगा। अब क्या होता है कि पोप फिर से सामने आता है। पोप इनसे कहता है कि आप इन लोगों को मार क्यों रहे हैं, इन्हें भी तो उसी गॉड ने बनाया है, आप इन्हें मारने के बजाय कन्वर्ट कर लो क्रिश्चियनिटी में, उससे तो हमारा ही फायदा होगा, दुनिया में और भी ज्यादा क्रिश्चियन बन जाएंगे। और इसके अलावा आपको एक और फायदा चाहिए तो गिन लो, अगर आप इन नेटिव अमेरिकन के साथ पीसफुली रहोगे तो यहाँ पर इस नई दुनिया में मीन्स अमेरिका में जो भी फार्मिंग लैंड है आप इसे यूज कर पाओगे, क्योंकि हम तो यूरोपियंस हैं, हमें तो नहीं पता अमेरिका में किस तरह का मौसम है, कौन से क्रॉप्स कैसे उगाते हैं, लेकिन ये तो यही के लोकल्स हैं, ये हमें सिखाएंगे कि इस दुनिया में फार्मिंग कैसे करते हैं। तो हम इनसे फार्मिंग सीखेंगे, इनसे काम लेंगे, मारने से बेहतर तो यही है, क्योंकि इससे हमारा फायदा होगा। तो यहाँ पर ये जो इन्वेडर्स है इनके दिमाग में भी बत्ती जल जाती है कि हम इनको मार देंगे उससे क्या होगा, इसके बजाय अगर हम इनसे काम करवाना शुरू कर दे तो हमारा ही फायदा होगा, हमें तो नई जमीन और मुफ्त के मजदूर मिलेंगे। तो ये जो छोटी सी कॉलोनी बनी थी इंग्लैंड की, इसके आसपास जो भी नेटिव अमेरिकन थे इन्होंने इनके साथ दोस्ती रखना शुरू की। ये नेटिव अमेरिकन यहाँ पर टोबैको की फार्मिंग करते थे, तंबाकू की, और इंग्लैंड की इन कॉलोनाइजर्स ने यहाँ पर टोबैको फार्मिंग सीख ली। अब यहाँ पर मौत का खेल होने वाला था। जब इन इंग्लिश इन्वेडर्स को लगा कि जो काम हमें सीखना था वो तो हमने सीख लिया, अब ये नेटिव अमेरिकन हमें और कुछ नहीं सिखा सकते, तो अब इन्हीं को काम पे लगाओ। और पहले आप इन नेटिव अमेरिकन की मासूमियत को देखो, इतने मजालिम होने के बाद भी उन्होंने बड़ी आसानी के साथ इन इंग्लैंड के लोगों को टोबैको की फार्मिंग सिखा दी। अब ये जो इंग्लैंड के लोग थे इनके आंखों में इंसानियत तो थी नहीं, ये तो बस इंसानी शक्ल में जानवर थे, बस लालच और खुदगर्जी से इनका दिमाग भरा हुआ था। तो इन्होंने यहाँ पर एक्सेस में टोबैको की फार्मिंग करना शुरू कर दी। ये इतने लैंड पर यहाँ पर टोबैको उगाते थे जितने यहाँ पर इंसान भी नहीं थे। इस वजह
से इन नेटिव अमेरिकन को बहुत ही एक्सट्रीम काम पे लगाया। दिन में 15-15 घंटे इन नेटिव अमेरिकन को टोबैको फार्मिंग करनी होती थी और खाने के लिए उन्हें बस उतना ही मिलता था जितने पर ये जिंदा रह सकते थे। इनसे काम इतनी एक्सट्रीम कंडीशंस में करवाया कि ये सब लोग मरने लगे, क्योंकि इन नेटिव्स को ज्यादा काम करने की आदत नहीं थी। असल में मसला क्या था कि ये तो अमेरिका में थे, इन्हें कुछ ट्रेड वगैरह का कुछ पता नहीं था। ये बस उतना ही उगाते थे जितने ये खुद कंज्यूम करते थे। लेकिन ये जो यूरोपियंस थे ये ट्रेड करते थे। इन्होंने तंबाकू अपने लिए नहीं बल्कि यूरोप एक्सपोर्ट करने के लिए उगाया था। लेकिन यहाँ पर बेचारे नेटिव अमेरिकन ये इतने हार्श कंडीशंस में काम नहीं करते थे। और जब नेटिव अमेरिकन मरने लगे तो यहाँ पर एक और धंधा शुरू हो गया, वो था अफ्रीकन स्लेव ट्रेड या अफ्रीकन स्लेव ट्रायंगल। होता क्या था कि यूरोप में जो भी अमीर लोग होते थे, अमीर मर्चेंट्स होते थे, वो चले जाते थे अफ्रीका और अफ्रीका के गरीब और निहत्थे लोगों को गुलाम बनाकर अमेरिका बेचते थे और अमेरिका में उन्हीं से फिर फार्मिंग करवाते थे। और ये बिजनेस इतना सक्सेसफुल रहा कि कुछ ही टाइम में इंग्लैंड बहुत अमीर देश बन गया। और इंग्लैंड की इसी अमीरी को देखकर यहाँ पर फ्रांस हैरान हो गया। फ्रांस ने देखा कि स्पेन, पोर्चुगल और अब इंग्लैंड ये तो नई दुनिया एक्सप्लोर कर रहे हैं, हम अपना हिस्सा क्यों ना डाले। और फ्रांस ने भी अपने कुछ सिपाहियों को अमेरिका भेजा। तो जब ये बिजनेस सक्सेसफुल हुआ, ये जो अमेरिका में इंग्लैंड की कॉलोनीज थी ये सेल्फ सफिशिएंट बन गई। अभी तक ये जो कॉलोनीज थी इन्हें सपोर्ट चाहिए होता था इंग्लैंड से, लेकिन अब इन्होंने फार्मिंग इतनी सक्सेसफुली करना शुरू की और इतनी लार्ज स्केल पर की कि ये सेल्फ सफिशिएंट बन गई। अब इन्हें इंग्लैंड की कोई जरूरत नहीं रही, बल्कि ये लोग अब उल्टा इंग्लैंड को सपोर्ट करने लगे, क्योंकि पैसे बहुत ज्यादा आए इनके पास इस ट्रेड की वजह से। तो जब कॉलोनीज सेल्फ सफिशिएंट हो गई, इन्होंने अपनी फैमिलीज को भी लाना शुरू किया और इसी के साथ इंग्लैंड की पहली कॉलोनी अमेरिका में बन जाती है, जिसका नाम रखा गया जेम्स टाउन। उस टाइम पर जो इंग्लैंड का बादशाह था उसका नाम था किंग जेम्स, तो उसी के नाम पर इस शहर का नाम रखा गया जेम्स टाउन। अब आप यहाँ पर इंग्लैंड की सिचुएशन इमेजिन करो कि इंग्लैंड खुद इतना सा छोटा देश है, लेकिन यहाँ पर दो कॉन्टिनेंट्स उनकी इकोनॉमी के ऊपर काम कर रहे हैं। अमेरिका में फार्मिंग हो रही है और अफ्रीका से स्लेव्स आ रहे हैं, तो पूरे अफ्रीका के स्लेव्स पूरे अमेरिका में काम कर रहे हैं और वहां पर जो भी पैसा होता है वो सब चला जाता है इंग्लैंड में। तो इन दो कॉन्टिनेंट्स के हार्डवर्क से इंग्लैंड एक बहुत ही अमीर देश बन के उभरा। अब आप यहाँ पर मैप में देखें, साउथ और वेस्ट अमेरिका में स्पेन था और ये जो बीच में लाइन डाली गई थी, इस लाइन के इस पार था पोर्चुगल। तो इस लाइन में अमेरिका का भी एक पार्ट पोर्चुगल के हिस्से में आता था, जिसे आज हम ब्राजील कहते हैं। तो यहाँ पर साउथ अमेरिका में स्पेन और पोर्चुगल, ऊपर नॉर्थ अमेरिका में था इंग्लैंड। अब बची थी ये जमीन जहाँ पर आज कनाडा है, तो इस बची हुई जमीन पर फ्रांस ने कब्जा किया। इस तरह से पूरे अमेरिका की जमीन यूरोपियंस के कब्जे में चली गई और अगले 200 साल तक यहाँ पर कॉलोनीज खूब सेटल हुई। इंग्लैंड ने अभी बस एक ही कॉलोनी बनाई थी, जेम्स टाउन, और अगले 200 साल तक ये टाउन बढ़ाते बढ़ाते इंग्लैंड ने एक अपना बहुत बड़ा देश बना रखा था अमेरिका में। इसी तरह से फ्रांस, स्पेन और पोर्चुगल का भी हिस्सा था, लेकिन सबसे बड़ा एरिया था इंग्लैंड के पास। अब होता क्या है कि 200 साल बाद यहाँ पर यूरोप में फ्रांस और इंग्लैंड के बीच जंग शुरू हुई और ये जंग अगले 7 साल तक चलती है। और इस जंग का असर अमेरिका में जो फ्रांस और इंग्लैंड की कॉलोनीज थी उन पर भी देखने को मिला। और फाइनली 7 साल बाद 1764 में इंग्लैंड एक जंग जीत जाता है। अब इंग्लैंड ने जंग तो जीत लिया था, लेकिन 170 मिलियन पाउंड का कर्जा चढ़ा था इंग्लैंड के ऊपर, 170 मिलियन पाउंड का डेबिट। और दूसरी तरफ इस जंग के बाद पूरे अमेरिका में नक्शा ही बदल गया। इंग्लैंड की एक कॉलोनी सेल्फ सफिशिएंट बन चुकी थी। अब जंग की वजह से फ्रांस की कॉलोनीज भी कमजोर पड़ गई, तो पूरे अमेरिका में अब इंग्लैंड की कॉलोनीज का ही दबदबा चल रहा था। अब यहाँ पर हमारी कहानी का सबसे इंपॉर्टेंट मोड़ आता है, जहाँ पर अब अमेरिका की फॉर्मेशन होनी थी। वो कैसे? होता क्या है कि इंग्लैंड पर जो 170 मिलियन पाउंड का डेबिट था, अब उनके पास पैसे तो बचे नहीं थे अपने इस डेबिट को फुलफिल करने के लिए। तो उन्होंने अमेरिका में जो उनकी कॉलोनीज थी उन पर टैक्सेस बढ़ाना शुरू किए, और टैक्सेस भी बहुत हाई अमाउंट में। लेकिन यहाँ पर अमेरिकन कॉलोनीज ने टैक्स देने से इनकार किया, क्योंकि अब वो सेल्फ सफिशिएंट बन चुकी थी और मोर और लेस इंग्लैंड से भी ज्यादा पावरफुल बन चुकी थी 200 साल में। तो जब कॉलोनीज ने टैक्स देने से इनकार किया, यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट और अमेरिकन कॉलोनीज के बीच जंग शुरू हो गई। ब्रिटिशर्स की यानी इंग्लैंड की डिमांड थी कि आप हमें टैक्स दे दो, आप तो हमारी कॉलोनीज हो, आप तो किंग के ही ऑर्डर पर काम कर रहे हो। लेकिन यहाँ पर कॉलोनीज ने एक साथ होकर कहा कि अब हम कॉलोनीज नहीं रहे, हम तो 200 साल से यहाँ पर काम कर रहे हैं, हम क्यों किंग के अंडर रहे? किंग कौन होता है? मेहनत तो हमने की है, यहाँ पर नेटिव अमेरिकन को हमने मारा है, स्लेव ट्रेड हमने शुरू किया, हार्डवर्क हम करते हैं, तो इंग्लैंड को हम आकर पैसे दे तो दे क्यों? क्या रीजन है हमें उन्हें पैसे देने का? हम टैक्स का एक भी पाउंड नहीं देंगे। तो कॉलोनीज और ब्रिटेन के बीच जंग शुरू हो जाती है और इसी जंग को कहा गया अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। एक तरफ से ब्रिटेन और दूसरी तरफ से अमेरिकन स्टेटस। अब होता क्या है कि ये जो अमेरिका में कॉलोनीज थी,
फ्रांस ने इन्हें सपोर्ट करना शुरू किया। इंग्लैंड की कॉलोनीज को फ्रांस ने सपोर्ट करना शुरू किया। क्यों? क्योंकि ये कॉलोनीज जंग लड़ रही थी ब्रिटेन के अगेंस्ट, और फ्रांस और ब्रिटेन की पहले से ही जंग चल रही थी और फ्रांस वो जंग हार चुका था, जो कि हमने पहले ही बताया। तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त बन जाता है। अब फ्रांस ने इन कॉलोनीज को सपोर्ट करना शुरू किया ब्रिटेन से इंडिपेंडेंस मांगने में, और इसी फ्रांस के सपोर्ट और जॉर्ज वाशिंगटन की लीडरशिप के अंडर इन सभी, ये जो यूनाइटेड स्टेट्स थी अमेरिका में, इन सभी स्टेट्स ने एक साथ 1776 में ब्रिटेन से इंडिपेंडेंस का ऐलान किया, और ये सभी स्टेट्स यूनाइट होकर अपने आप को एक नई कंट्री डिक्लेयर करते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो इस तरह से अमेरिका नाम का एक देश बन जाता है। लेकिन अमेरिका में जो लोग थे वो अमेरिकन नहीं थे, नेटिव्स अमेरिकन नहीं थे। नेटिव तो बल्कि अभी प्रोसिक्यूटेड ही थे, उन पर अभी और भी मजालिम होने थे। ये जो यहाँ पर खुद को अमेरिकन कह रहे थे, ये सब के सब यूरोपियन थे, स्पेशली इंग्लैंड के लोग। अब ये जो अमेरिकन थे टेक्निकली जो कि अमेरिकन नहीं थे, ब्रिटिशर्स जो अब अमेरिका में अडॉप्ट हो चुके थे, इन्होंने अब नई जमीनों को एक्सप्लोर करना शुरू किया, क्योंकि अब ये पूरा देश इन्हीं का हो गया था। अब अमेरिका में डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश होती है, कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है। अब इसके बाद इस नई अमेरिका में नेटिव अमेरिकन के साथ क्या हुआ, अब हम इसकी बात करेंगे। इन नेटिव अमेरिकन को कैसे मारा गया, इसके बहुत सारे इंसिडेंट्स मैं आपको बताता हूँ। पहला इंसिडेंट है 1830 का। अमेरिका का प्रेसिडेंट था एंड्रयू जैक्सन। उसने एक एक्ट लाया, द इंडियन रिमूवल एक्ट। अब इंडियन क्यों, मैंने आपको पहले ही बोला, यूरोप के लोग जब अमेरिका में पहले आए थे उन्हें लगा था ये इंडिया है, और नेटिव अमेरिकन वो अमेरिकन नहीं बल्कि इंडियन कहते थे, अमेरिकन वो अपने आप को कहते थे। तो ये जो एक्ट था द इंडियन रिमूवल एक्ट, इसके बारे में खुद प्रेसिडेंट जैक्सन ने कहा कि जिस एक्ट पर मैं साइन करने जा रहा हूँ ये इन नेटिव्स के लिए मौत का एक्ट है, मौत का कानून है। इस वजह से इस एक्ट को कहा गया द ट्रायल ऑफ ब्लड एंड टीयर्स, यानी खून और आंसू की लकीर। ऐसा क्यों है उसकी हम आगे बात करेंगे, पहले आप एक्ट को सुनिए। इस एक्ट के अकॉर्डिंग 10 से 15,000 नेटिव अमेरिकन जो ईस्ट में थे उन्हें वेस्ट में जाना था, और नेटिव अमेरिकन के जो लीडर्स थे फोर्सफुली उनसे साइन करवाया गया इस एक्ट पर, और जिन्होंने साइन करने से मना किया उन सबको ऑन स्पॉट मारा गया। इन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाना तो था, लेकिन खाने के लिए कुछ नहीं दिया गया। इनके घरों में जो भी कुछ था वो सब वहीं पे रहा। इन्हें फोर्सफुली अपने घरों से निकाला गया और बोला गया कि आप वेस्ट में चले जाओ। ये सफर इन्हें झुलसती हुई गर्मी से लेकर कड़क की ठंड तक इन्हें पार करना था, और बीच में नहीं कोई खाना मिल रहा था और ना ही कोई ट्रीटमेंट। जो अपने हाथ में जितना खाना उठा सकता था बस उतना ही खाना था, बाकी भूखा उन्हें पैदल जाना था ईस्ट से वेस्ट अमेरिका तक। हर रोज उन्हें 16 माइल चलना पड़ता था, जिस वजह से ये सभी लोग रास्ते में ही मारे गए, कुछ बीमारी की वजह से और कुछ भूख की वजह से। ये आगे आगे चलते थे और पीछे पीछे इनकी लाशें गिरती थी। ये इन लाशों को दफनाते भी नहीं थे, बल्कि इंसान वहां गिरता था, बाकी के लोग आगे चलते थे। उनमें से भी अगले दिन कुछ और लोग मरते थे, बाकी के लोग आगे चलते थे। चलते चलते जब तक इनका आखिरी इंसान भी मारता गया तब तक ये चल रहे थे। इस वजह से इसे कहा गया द ट्रायल ऑफ ब्लड एंड टीयर्स, खून और आंसू की लकीर। आगे आगे इंसान चल रहा था, पीछे पीछे इनका खून बह रहा था या इनकी लाशें गिर रही थी। और ये सब हुआ 1830s में, जब अमेरिका एक डेमोक्रेटिक कंट्री था, वहां पर इक्वालिटी थी, ह्यूमन राइट्स थे, लेकिन इन नेटिव अमेरिकन के लिए नहीं। और टाइम के साथ साथ ये जो अडॉप्टेड अमेरिकन थे, इनको इन नेटिव अमेरिकन की शक्ल से भी नफरत होने लगी थी। ये इन सबको मारना ही चाहते थे। इसी के चलते हुए 1850 में जो कैलिफोर्निया का गवर्नर था, उसने भी एक लॉ निकाला कि जो भी कोई नेटिव अमेरिकन का सर उतारेगा उसको $5 मिलेंगे। हालांकि ये नेटिव अमेरिकन ना ही रिवोल्ट कर रहे थे और ना ही कोई वायलेंस, पीसफुली ये बेचारे रह रहे थे जंगलों में, लेकिन फिर भी एक नेटिव को मारने में $5 मिलते थे। उसके बाद 1864 में सैंड क्रीक मैसेकर, जहां पर 12 नेटिव अमेरिकन ट्राइब्स को एक साथ मारा गया। 1870s में मारियाज मैसेकर, 1876 में बैटल ऑफ लिटिल बिग हॉर्न और 1890 में वुंडेड नी मैसेकर। इस तरह के अनगिनत मैसेकर किए गए, वायलेंस की गई, जेनोसाइड किया गया, जब तक कि मैक्सिमम नेटिव अमेरिकन मर गए। और ये हम बस उन्हीं मैसेकर्स को गिन सकते हैं जिन्हें यूएसए के हिस्टोरियंस ने एक्सेप्ट किया, और जिन मैसेकर्स को उन लोगों ने लिखा, क्योंकि उनके अपोजिट में दूसरी क्या स्टोरी थी। अब देखो, हर इंसिडेंट की 2 स्टोरीज होती हैं, एक साइड की और दूसरे साइड की, लेकिन यहाँ पर बस एक ही स्टोरी थी। नेटिव अमेरिकन ने अपनी कोई स्टोरी नहीं लिखी थी। इस वजह से अमेरिकन ने जिन मैसेकर्स को खुद एक्सेप्ट किया उनकी मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। इसके अलावा अनगिनत किस्से हो गए जिनके बारे में आज कोई जानता भी नहीं। और बेशर्मी से यूएसए के हिस्टोरियन इसे मैसेकर नहीं कहते, बल्कि वो कहते हैं कि ये जो नेटिव अमेरिकन थे ये तो इनह्यूमन थे, ये तो इनडिसिप्लिन थे, ये तो अनसिविलाइज्ड थे। हम इन्हें सिविलाइज्ड बना रहे थे, इन्हें डिसिप्लिन सिखा रहे थे। तो इस वजह से इट वाज बिटवीन ह्यूमन्स एंड बारबेरियंस। बारबेरियन का मतलब आप समझो एक जंगली इंसान जिसके पास कोई सिविलाइजेशन नहीं होती है, कोई डिसिप्लिन नहीं होता है, वो किसी को भी मार देता है। यही यूरोपियंस जाके उनके जमीनों पर बस गए और उन्हें मारने लगे। जैसे इंडिया में आके 45 ट्रिलियन ये यूके के लोग लूट के गए, और आज कहते हैं कि हमने तो इंडियंस को सिविलाइज्ड बनाया, हमने तो इंडिया में रेलवे लाइंस लाई थी, जबकि रियलिटी यह है कि वो रेलवे लाइंस उनके अपने फायदे के लिए थे। यहाँ पर जो सामान था वो आसानी से लूटा जा सकता था, इस वजह से यहाँ पर रेलवे लाइंस
और सी पोर्ट्स बनाते थे और यहाँ से लूट के गए $45 ट्रिलियन। अगर आपको अंदाजा लगाना हो कि ये कितना पैसा होता है तो आज के टाइम पर इंडिया की इकॉनमी है 4-5 ट्रिलियन। तो आज के टाइम पर इंडिया इतना स्ट्रगल के बाद एस्पायर करता है 5 ट्रिलियन और वो यहाँ से लूट के गए 45 ट्रिलियन। सिमिलरली उन लोगों को मार काट के उनके बारे में भी कहते हैं कि वो तो बारबेरियन थे, हमने उन्हें सिविलाइज्ड बनाया। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि नेटिव अमेरिकन जो बचे थे वो आज कहाँ हैं? उसका जवाब ये है कि वो हैं भी और नहीं भी हैं। अब इसका क्या मतलब है? अब उनके साथ हुआ ये कि उनका कल्चर उनसे छीना गया। पहले तो उनके जो बड़े लोग थे उनकी नसबंदी कराई गई क्योंकि टाइम आगे आगे बढ़ रहा था। 19th 20th सेंचुरी सामने आ रही थी, इस वजह से ओपनली इंसानों को मारना अलाउड नहीं था। फिर जो उनके छोटे छोटे बच्चे होते थे उन्हें बोर्डिंग स्कूल्स में डाला गया। अब इन बोर्डिंग स्कूल्स में होता क्या था कि ये जो नेटिव अमेरिकन के बच्चे होते थे इन्हें नया कल्चर सिखाया जाता था, अमेरिकन न्यू कल्चर, सो दैट जो इनकी ओरिजिनल आइडेंटिटी है वो खत्म हो जाए। अब सुनने में तो ये अच्छी बात लगती है कि उन्हें अमेरिकन कल्चर सिखाया गया, लेकिन रियलिटी ये है कि वो जो स्कूल्स होते थे उनकी कंडीशन खराब होती थी, इतनी खराब कि मैक्सिमम बच्चे तो वही भी मर जाते थे। और फिर जो उनमें से जिंदा बाहर भी निकलते थे वो ना तो अमेरिकन रहते थे ना ही नेटिव, बल्कि वो अपने कल्चर से ही हाथ धो बैठते थे। और इंसानों से आप उनका कल्चर छीन लो फिर क्या ही रहेगा, इंसान जानवर बन जाता है। तो वही जानवर उन्हें भी बनाया गया, ना वो मॉडर्न अमेरिकन बन पाए और ना ही नेटिव अमेरिकन। इवन दो आज के टाइम पर भी अमेरिका की 1.3% पॉपुलेशन यही नेटिव अमेरिकन है। लेकिन मुश्किल है कि आपने कभी सोशल मीडिया पर किसी नेटिव अमेरिकन को देखा होगा। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि नेटिव अमेरिकन आज भी जिन हालात में रहते हैं उन्हें कोई भी मीडिया नहीं दिखाता। मेन अमेरिका में वो नहीं रहते, बल्कि अमेरिका में जो सबसे वरिष्ठ लैंड होती है, सबसे बेकार जमीन होती है, वहीं पर इन्हें धकेला जाता है। ये आज भी अमेरिका की जिन पार्ट्स में रहते हैं वहां पर ना ही आर्मी होती है और ना ही पुलिस, ना ही कोई गवर्नमेंट का कंट्रोल, बल्कि ऐसे ही खुले जानवरों की तरह इन्हें छोड़ा जाता है। और जब पुलिस नहीं होती है तो वहां पर क्राइम्स बढ़ते हैं, ड्रग्स बढ़ते हैं। तो मैं आपको कुछ लास्ट में रेफरेंसेस दूंगा, आप देखोगे कि जानवरों की तरह ये सड़कों पर बिखरे हुए होते हैं ये नेटिव अमेरिकन। और अमेरिकन पॉलिटिक्स में इनका इन्वॉल्वमेंट ऑलमोस्ट जीरो है और माइनॉरिटी में होने की वजह से कोई भी पॉलिटिशियन इनकी डिमांड्स को सीरियसली नहीं लेता। अमेरिका की जो सबसे पुअर माइनॉरिटीज हैं वो यही नेटिव अमेरिकन हैं। और कुछ सर्वे के अकॉर्डिंग आज के टाइम पर नेटिव अमेरिकन में 85% को क्राइम और इनजस्टिस फेस करना पड़ता है, लेकिन ना ही इन्हें कोर्ट में कोई इंसाफ मिलता और ना ही पुलिस कस्टडी में, क्योंकि अमेरिका में बहुत ही स्ट्रिक्ट ह्यूमन राइट्स हैं लेकिन इन लोगों के लिए नहीं। जिस तरह से जानवर एक्सटिंक्ट होते हैं इसी तरह से 21st सेंचुरी में भी इन नेटिव अमेरिकन के 12 ट्राइब्स एक्सटिंक्ट हो गए। लेकिन इतना भेदभाव और जुल्म होने के बाद भी इन्होंने कभी भी वायलेंस को चूज नहीं किया। आज भी इनके पास दर्द भरी कहानियां हैं अपनी और अपने पूर्वजों की, लेकिन कोई इनकी कहानी सुनने के लिए तैयार नहीं होता। क्यों? क्योंकि अमेरिका में जो स्कूल टेक्स्ट बुक्स होती हैं बचपन से ही वहाँ के बच्चों को कुछ और ही हिस्ट्री पढ़ाई जाती है। उनकी टेक्स्ट बुक्स में हिस्ट्री को व्हाइट वॉश कर रखा है उन्होंने। जैसा कि हमने पहले ही बोला, वो इन किलिंग्स को बताते हैं कि हम इन्हें सिविलाइज्ड बना रहे थे। तो फिर कौन इन नेटिव अमेरिकन की असली कहानी सुनेगा? तो यहाँ पर हमारी ये सीरीज कंप्लीट होती है। मुझे उम्मीद है आपको ये सीरीज बहुत पसंद आई होगी। यहाँ पर हमने जिन भी बुक्स को यूज किया, जिन भी सोर्सेज को यूज किया, हमने वीडियोस में उनके रेफरेंसेस आपको दे दिए। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि आपको ऑथेंटिक रेफरेंसेस और एंगेजिंग मैप एनिमेशंस के साथ आपको ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज दिखाए कि आपको पूरा विजुअलाइज हो कि एक्चुअल में अमेरिका में हुआ क्या था। और इसके अलावा हमें पता ही है कि इस तरह का कंटेंट यूट्यूब पर थोड़ा कम ही चलता है, क्योंकि अभी के टाइम पर लोगों का अटेंशन स्पैम कम हो चुका है। बट स्टिल अगर आप यहाँ तक पहुंचे हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि अगली सीरीज हम हिस्ट्री ऑफ इंडिया के बारे में लाने वाले हैं। और अगर वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए, सो दैट यूट्यूब इसे बाकी लोगों तक भी रिकमेंड करेगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली सीरीज हिस्ट्री ऑफ इंडिया के पहले एपिसोड में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।